क्योंकि मैं घायल हूँ, इसीलिए घातक हूँ। हाँ, मेरे चांदनी चौक के सन्नी देओल भाभी ने डायलॉग मारना सिखा दिया। सुधर जाओ। घातक हूँ क्योंकि घायल हूँ। मेरे भाई बस साड़ू का अंग्रेजी वाला गाना और सीख ले, कसम से पूरा हीरो बन जाएगा। ओ हीरो तो तुम्हें बनना ही था। शादी जो हीरोइन से हुई है, हीरोइन से शादी करने का सबसे अच्छा पता फायदा क्या है? नेता को भी अभिनेता बना देती हैं। बात तो सही है। रील्स कैसे बनाई जाए ये सिखा देती हैं। संसद में एंट्री कैसे हो, संसद से एग्जिट कैसे लेना है, सब कुछ सिखा दिया है। भाभी जी निवेदन ये है, कथा करना भी सिखा दो। अरे भाई जीवन यापन कैसे होगा? नहीं बाद में कहते घूमेंगे कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। पागल तो समझेगा ना पूरी दुनिया। भाई शादी के बाद पति के हाथ में झाड़ू अच्छी लगती है, फूल नहीं। और जिस फूल के लिए तुम दीवाने हो रहे हो, ध्यान रखना, जो फूल का होता है वो अपनी पत्नी का नहीं हो पाता है। अब तुम डिसाइड करो फूल के साथ रहना है पत्नी के साथ। भाभी जी सोच समझ के निर्णय लेना। फूल का मतलब पत्नी को जाओ भूल, तभी होगा फूल कबूल। हाँ, किसे बुला रहे हो? अच्छा मुझसे बात कर रहे हैं, बोलो क्या कह रहे हो? इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। अरे अपना काम करो ना यार, तुम जाओ रैलियों में जनता को बताओ गैस है या नहीं इस देश में। रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है। यार पूरा वीडियो खराब कर दिया, फ्लो तोड़ दिया इनने हमारा। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अरे होती है, देश की सेवा में हम भी लगे हुए हैं ना, जनता को सच बताने के लिए, जैसे तुम लगे हुए हो पार्टी को जिताने के लिए। तुम ये बताओ इतनी धूप में तुम रैलियां कर रहे हो, तुम्हें थकावट नहीं होती धूप में? मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा वो नहीं रखती है, क्योंकि मैंने जिंदगी इसी प्रकार से जी है। ओहो, ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। तो जीवन यापन तुमने कैसे किया? भिक्षा मांग करके खाया। भिक्षा मांगे खाया क्या मतलब? अब भिक्षा नहीं मांगते हो, क्यों? मोदी जी के पास टाइम नहीं है। अरे चुप करना चिलगोजे, देख नहीं रहा दो बड़े आदमी बात कर रहे हैं। हाँ मोदी जी, चलो ठीक है, भिक्षा नहीं मांगते हो। अब ये बताओ करते क्या हो रोजगार के लिए आप? पकोड़े बेच रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? पकौड़ा तलना आजीविका भी नहीं मानू मैं तो, तुम तो रोजगार की बात कर रहे हो। नहीं मान रहा हूँ रोजगार, क्या करोगे तुम? झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वीडियो का मुद्दा है राघव चड्ढा के राजनीतिक जीवन में हुए उथल पुथल को लेकर कई सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ये गद्दार हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी को धोखा दिया है। तो आम आदमी पार्टी और उनके समर्थक इनको गलत बता रहे हैं, वहीं आधी जनता और कुछ राजनीतिक पार्टियों के समर्थक इनको सही बता रहे हैं। सही और गलत के बीच में हकीकत क्या है, उसी को जानने के लिए वीडियो बनाया है। सीधी सी बात यह है कि आखिरकार राघव हैं किसके, आम आदमी के या बीजेपी के? सच बताऊं ना, राघव का मतलब राम है, और राम तो केवल बीजेपी के हैं, पर बीजेपी किसी की नहीं है। देख रहे हो ब्रो, शाहजहां की तरह अंत होता है हिंदूवादी इस पार्टी में, मतलब सीधे मार्गदर्शन मंडल। इसीलिए फूक फूक के कदम रखना है। तो मोदी सेना लौट चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही चलना है आसानी से। लेकिन मैं यहाँ क्लियर कर दूं आप दर्शकों को कि अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि इनके हाथ में कमल आ गया है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई कि इन्होंने झाड़ू छोड़ दी है। मतलब अब इन्हें कचड़े से प्यार होने वाला है, और कचड़े में अगर थोड़ा सा बेशर्मी का पानी हो जाए तो वो कीचड़ बन जाएगा, और कीचड़ में तो कमल ही खिलेगा। तो कुल मिलाकर कमल की तरफ जा रहे हैं, ऐसा रुझान समझ में आ रहा है। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। प्यार तो अरविंद केजरीवाल ने भी तुम्हें खूब किया। 26 साल की उम्र में तुम्हें कोषाध्यक्ष बना दिया, 2020 में तुम्हें विधायक बना दिया, 2022 में तुम्हें राज्यसभा भेज दिया, पार्टी के बड़े बड़े निर्णय लेने का तुम्हें अधिकार दिया। बदले में तुमने क्या दिया? सिर्फ धोखा। और धोखा तब दिया जब पार्टी मुसीबत में थी, जब शराब घोटाले के आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे थे, तब तुम अपनी पूरी पार्टी को छोड़कर लंदन एंजॉय करने चले गए। किस कारण से गए? वो तुम्हारा व्यक्तिगत कारण था। लेकिन जब राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं तो व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, सब पब्लिक होता है। राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं है, और पार्ट टाइम जो जॉब राजनीति करते हैं उन्हें अवसरवादी कहा जा सकता है। तो यदि तुम पार्ट टाइम राजनीति कर रहे हो तो माथे पे लिखवा लो मैं अवसरवादी हूं, और अगर अवसरवादी नहीं हो तो फुल टाइम राजनीति करने का मतलब है अपनी पार्टी को मुसीबत में छोड़कर लंदन में घूमा नहीं जा सकता था। जब पार्टी के सभी बड़े नेता जेल में थे तो उस समय तुम्हें अपनी पार्टी के साथ होना चाहिए था। तुम्हारी वो चुप्पी दिखाता है कि तुम पार्टी के प्रति सीरियस नहीं हो, और पार्टी के प्रति जो सीरियस नहीं है, पार्टी उसके प्रति सीरियस नहीं हो सकती। और ऐसे गैर सीरियस इंसान को पार्टी के अंदर रखना पार्टी के नुकसान की ही बात होगी। लेकिन शायद इस अमृत काल में ना पार्टियों को फर्क पड़ रहा है ना राजनेताओं को, क्योंकि अब जमीन से उठकर कोई राजनेता बनकर आ ही नहीं रहा है। अब कोई लालू प्रसाद यादव नहीं है, अब कोई चौधरी चरण सिंह नहीं है, अब कोई मुलायम सिंह यादव नहीं है। अब तो जो नेता है वो पीआर के दम पर और एल्गोरिदम के दम पर बन रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है ना। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है।
जिस प्रकार से भाषण तुम्हारे वायरल हुए थे, स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारा एल्गोरिदम सेट किया जा रहा है, लोगों तक तुमको पहुंचाया जा रहा है, और कौन पहुंचा रहा है ये भी कुछ समय के बाद समझ में आ जाएगा। तुम जिस पार्टी में जाओगे तो क्लियर है कि तुम्हारा प्लेटफॉर्म पहले से तैयार किया गया था, तुम्हारी अच्छी छवि का फायदा उठाया गया है, और जिस पार्टी में तुम जाने वाले हो वो पार्टी तुम्हारी छवि के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे जाने से उस पार्टी की छवि बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो इसमें भी पढ़े लिखे लोग 2-4 हैं और तुमको जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। भरोसा ये भी है कि तुम जो ये रीलबाजी करते हो, दिखावा करते हो, यही दिखावा ही सही, लेकिन तुम देश के लिए काम तो करोगे, क्योंकि तुमने जो मुद्दे उठाए हैं सच में वो बहुत सराहनीय मुद्दे थे। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। हवाई यात्रियों की एक शिकायत रही है कि एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीजें बेहद महंगी मिलती हैं। 10 रुपए की चाय, 20 रुपए का समोसा जैसी सस्ती चीजें बेहद महंगी मिलती हैं। पर इतनी सलाह जरूर दूंगा कि जो तुमने मुद्दे सोशल मीडिया से कॉपी पेस्ट करके संसद में उठाए हैं, उन मुद्दों पे भले ही लोग हंसें, लेकिन रियलिटी ये है कि वो मुद्दे जनता के ही हैं। फिर वो चाहे एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ हो, वो भी भारत की ही जनता है। ऐसा नहीं केवल एयरपोर्ट के मुद्दे उठाए हैं, रेलवे के जनरल डिब्बे में जो भीड़ होती है उसको लेकर तुमने मुद्दा उठाया, जो सच में जनता का बहुत बड़ा मुद्दा है। मोबाइल रिचार्ज को लेकर मुद्दा उठाया, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जोमेटो स्विगी के लिए जो मुद्दा उठाया है उसका तो एहसान मानना चाहिए कि इकोनॉमी वर्कर को, कि किसी ने तो उठाया मुद्दा, भले ही वो कॉपी पेस्ट किया हो सोशल मीडिया से। तो मैं तो कहता हूं भारत के सभी नेता इस प्रकार से कॉपी पेस्ट करके संसद में आकर ये मुद्दे उठाएं। फालतू की बातों से अच्छे तो इस प्रकार के मुद्दों पर बात हो जाए। लेकिन जो ये मुद्दे उठाए गए हैं, इससे तुम सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम सेट करने वाले नेता जरूर बन सकते हो, जमीनी स्तर पर नेता नहीं बन सकते। माने यदि तुम्हें अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया जाए तो संभवतः तुम हार जाओगे। तुम राज्यसभा इसलिए पहुंचे क्योंकि तुम में किसी एक पार्टी ने भरोसा दिखाया था, और वो भरोसा इसलिए दिखाया था कि तुम ईमानदार थे, लॉयल थे। तो पार्टी जब मुसीबत में थी तो वो लॉयल्टी तुम्हें दिखानी थी, नहीं दिखा पाए। उसका परिणाम ये है कि आज तुम अलग रास्ते, वो अलग रास्ते, तुम्हारा नया रास्ता, उनका अलग रास्ता, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जनता के मुद्दे नहीं उठाए इसलिए निकाल दिया है, पार्टी की गाइडलाइन नहीं मान रहे इसलिए निकाल दिया, तो गुलाम तो है नहीं है। दूसरा, जनता के मुद्दे उठाने के लिए तुम्हारे राज्यसभा में 8 सांसद और है ना, वो क्या गुइयां छिल रहे हैं? कम से कम ये व्यक्ति बोल तो रहा है, ये कोई तर्क नहीं हुआ ना निकालने का। और जिस प्रकार से राघव चड्ढा तर्क दे रहे हैं वो भी जस्टिफाइड नहीं है। राघव चड्ढा के ऊपर आरोप लग रहा है कि बीजेपी के तुम कंप्रोमाइज्ड पर्सन बन चुके हो, तो इसका जवाब तुम क्यों नहीं दे पाए हो। तो शंका तो है कि तुम रुझान दिखा रहे हो कि तुम्हें उधर जाना है, तुम्हारा जाना इधर या उधर। अगर कोई कहता है कि वो वहां क्यों जा रहे हैं, कोई कहता है यहां क्यों जाना है, सबका अपना अपना मत है। तो अगर आम आदमी पार्टी से बाहर निकले हो और आम आदमी पार्टी वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि ढंग से नहीं चल रहे थे, जो व्यक्ति संसद में आके इतने अच्छे से बात करता है, अपने मुद्दे रख रहा है, वो पार्टी की बात नहीं मानता होगा, ऐसा हो सकता है? और पार्टी में भी तो कुछ कमी हो सकती है। अरे राघव चड्ढा अकेले नहीं निकले ना, योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी, किरण बेदी जी, कुमार विश्वास जी, राघव चड्ढा जी, आशुतोष जी। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अरे रोना गाना नहीं, विचार करो। मैं तो आम आदमी पार्टी के मुखिया से कहता हूं कि जो उंगली तुम कर रहे हो एक किसी और की तरफ, 3 तुम्हारी तरफ हो रही हैं, कि ऐसी कौन सी कमी कि सभी हमसे भगते जा रहे हैं। और जो भाग कर गए वो सब अच्छे व्यक्ति थे, वो देश के लिए काम करना चाह रहे हैं, अकेले तुम ही देशभक्त नहीं हो। और तुम वो गलती क्यों कर रहे हो जो दूसरी पार्टियां कर रही हैं? तुम भी केंद्रीकरण कर रहे हो सत्ता का। जब तुम जेल में गए तो संभालने वाला कोई नहीं था, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके रखो ना। छाती धर के ले जाओगे क्या? जनता ने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया, नए मानक तय कर सकते थे, लेकिन नहीं, वही घिसी पिटी राजनीति जो अन्य दल कर रहे हैं, तुम भी उसी में फंस गए। ऐसा लग रहा है कि कोई भी नई राजनीतिक पार्टी आएगी वो इसी दलदल में जाकर गिरेगी। हमाम में सब नंगे, तो भरोसा किस पे किया जाए। और जो लोग इस बात का समर्थन करते हैं ये वो पार्टी में चलेगा बुरी है, ये पार्टी में चलेगा बुरी है, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के अंधभक्तों को एक जगह बुलाकर इतना कहना चाह रहा हूं, आओ थोड़ा ये समझो। मैं ये कह रहा हूं कि ये कांग्रेस है, इस कांग्रेस में ये 2 नेता हुआ करते थे। कांग्रेस ये कहती है कि ये दोनों पार्टी लाइन से नहीं चले इसलिए निकाल दिया। ये कहते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिला इसलिए निकाल दिया। ये कहां पहुंच गए? ये पहुंच गए बीजेपी में। अब इनको बीजेपी में सम्मान मिल रहा है इनके अनुसार, तो बीजेपी वाले निकल के बाहर जा रहे हैं। ये वही बात बोल रहे हैं जो ये बोल रहे थे कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, और बीजेपी कह रही कि पार्टी लाइन से नहीं चल रहे। तो ये कहां पहुंच गए? टीएमसी के पास। तो अब इन्हें टीएमसी में सम्मान मिला, लेकिन टीएमसी वाला बाहर निकल के जा रहा है। ये कह रहा है कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, और पार्टी कह रही है कि गाइडलाइन से नहीं चल रहे हैं। तो ये कहां पहुंच गया? आम आदमी पार्टी के पास। अब आम आदमी पार्टी जैसे पहुंचा इसको सम्मान मिलने लगा, पर ये बाहर निकल के बोले हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, ये कह रहा है पार्टी गाइडलाइन से चल रहा है। तो ये कहां पहुंच गया? कांग्रेस के पास। अरे ये सी चक्र चल रहा है। सी का मतलब समझते हो? अब तो यकीन कर लो कि सही कह रहे हैं, यहां पे लिखवा लो तुम लोग।
या तो तुम इस पार्टी गुलाम हो या उस पार्टी गुलाम हो, भारतीय कोई नहीं है। अगर होते तो आंखों की पट्टी खोल कर देखते और समझते कि जो इस पार्टी में गधे थे वो यहां जाके घोड़े कैसे हो गए, और जो यहां पार्टी की बात नहीं मान रहा था वो यहां पार्टी की बात कैसे मानेगा। इसका मतलब व्यक्तिगत हित सबका है। इस पर डिस्कस मत करो कौन कहां गया कौन कहां नहीं गया, इस पर डिस्कस करो इन नेताओं में कौन का पैसा कहां खर्च हो रहा है, कौन का पैसा कहां से आ रहा है, किसका लड़का विदेश गया, किसका लड़का विदेश से आया, किसने कहां प्रॉपर्टी खरीदी, किसने कहां प्रॉपर्टी बेची। इस पर डिस्कस होना चाहिए। इस पर डिस्कस होना चाहिए कि अंडे की तरह ये लोग सफेद रखे हुए हैं, हम लोग गैस की लाइन लगा के काले हुए जा रहे हैं, खाद की लाइन लगा के काले हुए जा रहे हैं, नोटबंदी में लाइन लगा के काले हुए जा रहे हैं, रोजगार मांगने के लिए काले हुए जा रहे हैं, ऊपर से डंडे मार के लाल भी कर रहे हैं ये लोग, फिर भी हम इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। तुम इसमें जा रहे हो, तुम उसमें जा रहे हो, अरे ये कहीं नहीं जा रहे हैं, देश को मूर्ख बना रहे हो, तुम बन रहे हो। यहाँ कुछ नहीं रखा है, अपने मुद्दे की आवाज नहीं उठा सकते हो तो इस प्रकार की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके कान में जू तक नहीं लगेगी। वे तुम भी अपना काम करो, हम भी अपना काम करें। कुछ बजा दो रे। सबको लगता है मैं रिलेशनशिप में हूँ, नहीं यार, चला गया वो इंसान जिसके साथ मैंने अपना फ्यूचर देखा था।